मुक्ति का दिन है। बहुत सी स्थितियां थी जो समय काल के अनुसार बदलती रहती थी। 162 वर्ष पहले जो सामाजिक स्थितियां थी, जो सामाजिक ताना बना था, जो अपराध करने की प्रक्रिया थी, उसमें एक आमूल चूल परिवर्तन हुआ। पहले के जमाने में अपराध करने का तरीका और आज 2024 जो विज्ञान का युग है, जो इलेक्ट्रॉनिक अपराध का युग है, जो साइबर क्राइम का युग है, जो तमाम प्रकार की नई नई विधाओं के साथ अपराध किए जा रहे थे, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कानून में नहीं हो पा रहा था। और आज आप लोगों को मैं खुशी के साथ, गर्व के साथ बताना चाहूंगा कि 1860 की बनी हुई कानून जो इंडियन पिनल कोड IPC थी, उसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता के रूप में नए रूप में आप लोगों के लिए लाया गया है। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे देश की कानून व्यवस्था थी, उसमें 3 मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं। पहला जो IPC था 1860, उसको भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के रूप में अब जाना जाएगा। और CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थी, वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के रूप में जाना जाएगा। साथियों, जो साक्ष्य संहिता थी, जिसके की द्वारा जिन साक्ष्यों को जिन पुरानी पद्धति से साक्ष्यों का संकलन करके अपराध में परिवर्तन करते हुए नया इंडियन एविडेंस एक्ट लाया गया है। और आज इस सम्मानित प्रतिष्ठित प्रज्ञावान व्यक्तियों को बुलाया गया है। मैं थी वह 1860 के अनुसार थी। 77 वर्ष देश के बीतने के बाद भी हम उसी पुरानी कानून से गवर्न हुआ करते थे, जिससे कि हमारे देश की शासन व्यवस्था ने यह सोचा कि इसमें परिवर्तन करना अनिवार्य है। और भारत के विधि मंत्री के नेतृत्व में विधिवेत्ताओं का एक समिति बनाया गया और आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार जो आज के युग की परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार नई नई धाराओं का सृजन किया गया है। और अपराध के साक्ष्य के रूप में जो पहले परिस्थिति जन्य साक्ष्य, प्रत्यक्ष साक्ष्य, इन सबों के आधार पर जो सजाएं दी जाती थी या अपराध को कारित माना जाता था, आज लगभग 20-25 वर्षों से कानून की व्यवस्था, अपराध की व्यवस्था व्हाट्सएप के द्वारा
साइबर क्राइम के द्वारा और अत्यंत अत्याधुनिक तरीके से जो किया जा रहा था, उन्हें जांच के रूप में कानून नहीं स्वीकार करता था। यह दुर्भाग्य था। इस दुर्भाग्य को दूर करने के लिए अब तमाम प्रकार की हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी जो है परिवर्तन किया गया है और वह आज के अनुसार पूर्ण रूप से उपयोगी है। इसको ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। मैं पुनः एक बार अपने जिले के यशस्वी, ऊर्जावान और कानून के और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 24 घंटा तत्पर रहने वाले अपने सम्मानित पुलिस अधीक्षक महोदय का मैं पुनः हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र से आए हुए जो गणमान्य नागरिक लोग हैं, उनके द्वारा मैं अपने सम्मानित पुलिस अधीक्षक महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत कराना चाहता हूं। इसी कड़ी में सुनील गुप्ता, प्रबंधक आदर्श इंटर कॉलेज, जिसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और पुलिस अधीक्षक जी महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत एवं सम्मान की इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए अमरनाथ पांडे जी, हाजीपुर के निवासी, जो इस क्षेत्र के बहुत ही माननीय व्यक्ति हैं, मैं आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ वो पुलिस अधीक्षक महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत है। बगल के बड़े गांव गरौली के प्रधान श्रीमान मोहम्मद आसिम जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आए और पुलिस अधीक्षक महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत है। चंद्रशेखर सिंह, प्रधान कटिया, से भी अनुरोध करता हूँ कि वो आए और स्वागत करें। नीरज सिंह, एडवोकेट, से अनुरोध है कि वो आए और पुलिस अधीक्षक अब जो नई कानून व्यवस्था लाई गई है, जो नए कानून संहिता बनाए गए हैं, उसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, व्हाट्सएप साक्ष्य, सभी चीजों को ग्राह्य माना गया है और एक अपराध पहले जो 7 साल से ऊपर के अपराध हुआ करते थे, उनके लिए व्यवस्था की गई है कि फोरेंसिक टीम जो होती है, फोरेंसिक टीम के द्वारा जो साक्ष्य इकट्ठा किए जाएंगे, जो ब्लड सैंपल या जो भी असलाह या जो भी व्यवस्थाएं फोरेंसिक टीम द्वारा अर्जित की जाएंगी, उसको भी अब साक्ष्य के रूप में ग्राह्य माना जाएगा। एक बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं से जुड़ी हुई अत्याचार जो हुआ करती थी कि लोग तो उनका शारीरिक शोषण तो किया करते थे, लेकिन बाद में वो मुकर जाते थे। इस अपराध की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन हमारे आईपीसी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए होता क्या था कि उन अपराधियों को भी धारा 376 जो कि बलात्कार की श्रेणी में आता है, उसी के तहत उनको जो है अपराधकारी माना जाता था। लेकिन अब इस अपराध को, महिलाओं से जुड़े हुए अपराध को भी अलग से एक धारा के रूप में नए कानून, जो नया भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, उसमें बुलाया गया है। मैं हमारे बीच में यंग बार एसोसिएशन चुनाव के पूर्व अध्यक्ष, इस क्षेत्र के विधि वेत्ता माननीय राजेश बिस्सा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आए और इस कुछ प्रकाश डालें। माननीय राजेश बिस्सा थाना प्रभारी एवं क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों का हार्दिक इस तरह ये हमारी जो तीनों कानून बने हुए हैं, समाज को जागरूक करने के लिए है और समाज हम लोग समाज के कानून से जो है वो आपको जल्दी जो है आपको दंड न दे, जो इस धारा के तहत जल्दी से जल्दी आपको दंड मिल जाए। अभी तक नहीं होगी। अपराध की प्रथम सूचना देने और एफआईआर दर्ज करने, उसी विवेचना की अवधि और फिर न्यायालय में जो ट्रायल की उसकी अवधि होती है, उसको भी टाइम बार्ड किया गया है। यह एक ऐसी व्यवस्था हम सब नागरिकों के लिए, हिंदुस्तान के जनमानस के लिए मिली है कि हमारी न्याय की व्यवस्था, जो न्याय की प्रक्रिया है, जो दंड
का समय है वह बहुत ही अल्प होगा। अब यह 10 साल 20 साल न्याय की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं उचित करूंगा कि वह आज के ये जो तीनों कानून की प्रक्रियाएं व्यवस्थाएं नहीं आई हैं उस पर प्रकाश डाली। नीरज बड़े भाई राजन तिवारी जी, यहाँ पर नए कानून लागू होने के एक नए का जो तिथि रखी गई थी उस पर एक कार्यक्रम आयोजन हुआ है, जो इस पावन मां विद्वानी के क्षेत्र की धरती है, बगल में बाबा काशी विश्वनाथ की धरती है। इस धरती पर मैं सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित हमारे क्षेत्रीय अधिकारी साहब अशोक कुमार साहब का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस कड़ी में मैं यहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय जिसके नेतृत्व में हम लोगों को ये कार्यक्रम में धन्यवाद देता हूँ। जमालपुर से चल के आए हुए थाना अध्यक्ष जी का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित माननीय प्रधान जी लोग, क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति, हमारे चौकीदार भाई को और हमारे क्षेत्र के सभी साथियों को मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जो कानून है, कानून का मतलब होता है नियम, नियमों का पालन करने के लिए। कानून इसलिए बना हुआ था, जिस समय में बना हुआ था ना हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे जैसे मोबाइल और लैपटॉप, ऐसे ऐसे उपकरण नहीं थे। आज के समय में अपराध होते हैं, जिसका वीडियो जारी हो जाता है, वॉइस रिकॉर्डिंग जारी हो जाता है, उसका उपयोग नहीं हो पाता था। आज के साथ अधिनियम में इन सभी चीजों का धरने से न्यायालय उसको मानेगी और उस साक्ष्यों के आधार पर लोगों को दंड मिलेगा, जिससे एक समाज में डर पैदा होगा, अपराधियों के बीच में डर पैदा होगा। अपराधी कोई अपराध करता है, वीडियो फुटेज जारी हो जाता है, उस पर उसको दंड नहीं मिल पाता था, लेकिन आज के समय में उससे उसकी पहचान हो जाएगी और पहचान से उसको दंड मिलेगा। हमारी सरकार हमारे देश में है कि पहले 302 को हत्या के संबंध में कहा जाता, अब उसी को 101 में कहा जाएगा। बहुत नहीं, जो जरूरी चीजें नहीं थी उन्हीं को हटा तो उनका स्थान परिवर्तित किया गया है और उसमें सरल बनाया गया है कि हमें जैसे कि कोई वादी पीड़ित है और उसको अब मुकदमे न्यायालय में चल रहे हैं, उसको हर 90 दिन पर अपडेट पुलिस द्वारा उसको उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी वादी अगर मुकदमा पैरवी नहीं कर पा रहा तो अपने थाना प्रभारी से, अपने जुडिशियल से और पैरोकार से मिलेगा, उसके माध्यम से उसको पता चल जाएगा कि उसके मुकदमे में क्या प्रक्रिया चल रही है, उसको कब गवाही करनी है, कब क्या करना है, उसको दंड कैसे दिलाना है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी थाने पे भी आके ऑफिस से मिलेंगे। अगर गरीब यहाँ से 60 किलोमीटर खर्च करके नहीं जा सकता तो अपने थाने पे चल जाए कि भैया मेरे 2 साल पहले मुकदमे पंजीकृत थे, उसमें क्या प्रक्रिया चल रही है साहब मुझे बता दिया जाए। वो पूरी अपडेट थाने से ही उपलब्ध हो जाएगी, उसको न्यायालय जाने के कहीं किसी को खर्च करने पारी को ज्ञान देते हुए मैं कहता हूँ जय किसान जय जवान, क्योंकि बिना जवान के कुछ नहीं हो सकता। किसान और जवान अगर दो देश में नहीं हो तो दोनों सुरक्षित नहीं है, क्योंकि किसान अन्न उत्पादन करता है और जवान हमारी सुरक्षा करता है। चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसान, सबकी सुरक्षा पुलिस और सेना ही करती है। इसलिए हमें सुरक्षित भी रहना, उनके लिए भी भोजन की उपलब्धता है तो किसान की जरूरत है। इसीलिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सीआरपीसी की कुछ प्रक्रियाएं इतनी जटिल हुआ करती थी कि जिसके वजह से पब्लिक भी, अपराधी भी उसका लाभ ले लेता था और पुलिस प्रशासन का भी हाथ बंधा रहता था। जैसे एक पहले सम्मन की प्रक्रिया होती थी, सम्मन भेजा जाता था, सम्मन लोग स्वीकार नहीं करते थे, मिलते नहीं थे, उसको सम्मन का तामील जो होता है वो नहीं करा पाते थे। उसके लिए भी एक बहुत ही सरल प्रक्रिया बना दी गई है कि व्हाट्सएप पर भी सम्मन और नोटिस जो है पुलिस प्रशासन द्वारा भेजी जाएगी, उसको चाहे आप श्री रविंद्र भूषण मौर्य जी और हमारे निकटवर्ती थाना जमालपुर के थानाध्यक्ष महोदय और यहाँ उपस्थित
हमारे अदलाहाट थाना और जमालपुर थाने के सभी सम्मानित व संभ्रांत व्यक्तिजन, आज हम लोग अपने देश में एक नए कानून का स्वागत करने के लिए सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए। हमारा देश जब 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद से ही ये कानून जो अभी बदले गए हैं, हम लोग उसी समय से उसी कानून का पालन करते हुए और उसी कानून के अंदर, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे कोई अपराध हो, चाहे उसकी अपराध की सजा हो, उसी के अंतर्गत हम लोग सब कार्य करते रहे। समय समय पर हर चीज में परिवर्तन होता रहा, चाहे वो हमारे पोशाक हो, हमारे पहनने का तरीका हो, हमारी लाइफ स्टाइल हो। पहले हम साइकिल से चलते थे, मोटरसाइकिल से, वो चाहे भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम हो, चाहे भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, इनके परिवर्तन बहुत पहले हो जाने चाहिए, क्योंकि अपराध की प्रकृति दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। जब अपराध की प्रकृति बदल रही है तो कानून में भी परिवर्तन होना चाहिए। यह समय की मांग, और जब हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम निश्चित रूप से पीछे रहेंगे और हम अपने नागरिकों को सही समय पर न्याय नहीं दिला सकते। यह आमूलचूल परिवर्तन जो सरकार के द्वारा, जो विधिवेत्ताओं के द्वारा हम लोगों को दी गई है, हम सभी भारतीय नागरिक होने के नाते हम सभी इसका स्वागत करते हैं और जागृत करने का प्रयास करें। और जो भी कानून, नए कानून हम लोगों के बीच में आए हैं, वो एक समय बाउंड उसमें भी निश्चित कर दिया गया। जैसे अगर हम कोई एफआईआर देते हैं तो वो कितने दिन के अंदर मैक्सिमम एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। एफआईआर के बाद उस पर जब कार्रवाई चालू होती है, जो कोर्ट का ट्रायल चालू होता है, वो मैक्सिमम कितने दिनों में हमें न्याय मिल जाएगा, इसके लिए भी एक समय निश्चित कर दिया गया है। तो कुल मिला जुला करके यह जो भी परिवर्तन कानून में किए गए हैं, हम सभी तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए, ज्यादा समय न लेते हुए, यहाँ उपस्थित सभी संभ्रांत व्यक्तियों का, अधिकारी गणों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं आप ही को अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज इस प्रांगण में आप सभी लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि आप सभी लोग इस क्षेत्र के बहुत ही प्रभावशाली, प्रतिष्ठित और ऐसे व्यक्ति हैं जो लोग समाज को नियंत्रित करते हैं, समाज को दिशा निर्देश देते हैं। आप सभी लोगों को यह बताना और नए कानूनों से अवगत कराना अत्यंत अपरिहार्य था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जनपद के मुखिया, पुलिस विभाग के मुखिया, हम सब के यशस्वी ऊर्जावान तेज तर्राक पुलिस अधीक्षक हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि चूंकि 1860 से हम लोग कानून की धाराओं को सुनते आए हैं, तो निश्चित तौर पर इस परिवर्तन की वजह से हमारे अधिवक्ता बंधुओं को, हमारे पुलिस प्रशासन को, हमारे आम जनता को इन धाराओं के बारे में जानने में समय लगेगा। पहले क्या होता था, पहले 302 हम लोगों को याद हुआ करता था कि 302 मर्डर हो गया। अब क्या है, अब वह 101 हो जाएगा। धोखाधड़ी जो 420 के नाम से बहुत प्रसिद्ध थी, बच्चों के जुबान पर भी 420 था, अब उस धारा 318 हो जाएगा। रेप की धारा जो 375 हुआ करती थी, अब 63 हो जाएगी। इसी तरीके से जो मेन मुख्य धाराएं हैं, वो सारी धाराओं का
नंबर बदल जाएगा और इसको हमें आप सबको समझने में थोड़ी सी समस्या होगी। लेकिन इस परिवर्तन का जो लाभ है वह आप लोगों को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आप लोग समाज के अग्रिम पंक्ति के व्यक्ति हैं। मैं इन परिवर्तित धाराओं के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जमालपुर के SHO श्री राम नारायण सरोज जी को कि वो आए और कुछ परिवर्तित धाराओं के बारे में माँ विंध्यवासिनी के परम पावन भूमि पर माँ गंगा के तट पे बसित ये अदलहाट थाना के प्रांगण में अपने पुलिस अधीक्षक महोदय का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथ में श्रीमान वृत्त अधिकारी चुनाव श्री AK सिंह जी का भी मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग इस थाना अदलहाट क्षेत्र के प्लस जमालपुर क्षेत्र के सम्मानित संभ्रांत नागरिकगण जिनको इस उद्देश्य से आमंत्रित किया गया था कि आप आज़ादी के अमृत काल में जो आप एक नई व्यवस्था के रूप में हम आप इसके साक्षी बन रहे हैं। आश्चर्य होगा कि लॉर्ड मैकाले ने जिस समय इस व्यवस्था को लागू किया था 1860 में, जस्ट उसके पहले हमारे यहाँ प्रथम जो फ्रीडम फाइटर की रेवोल्यूशन थी 1857 में, उस 57 की क्रांति को देखकर ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ पर अवनिवेशवाद को कैसे सुदृढ़ किया जाए, अपना एक उपनिवेश को अस्थायी करने के लिए 1860-1861 में भारतीय दंड विधान की व्यवस्था, इंडियन पेनल कोड की व्यवस्था किया। 1861 से लेकर के अब तक इस संवैधानिक व्यवस्था में जो ये हमारे और आपके लिए हम ये कहें कि स्वतंत्र भारत में अपने आप में एक कलंक रूपी धब्बा दिखाई देता था। हमारे अपने राजनेताओं ने, अपने विधिवेत्ता, अपने शिक्षाविद, अपने गणमान्य व्यक्ति, समाज के सभ्य नागरिक और मीडिया जगत के मूर्धन्य लोगों ने अपने अपने सुझाव इस जो नई व्यवस्था लागू आज हो रही है 1 जुलाई को, इसमें अपना अपना योगदान दिया है। सारी चीजों का परामर्श करने के बाद हम भारत में जो प्रजातंत्र की मूल भावना होती है कि जनता द्वारा जनता के लिए, ये इब्राहिम लिंकन अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा था कि टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। तो ये जनता हम हैं, हमारी व्यवस्था और हमारे लिए क्या नियम है किसी भी सभ्य समाज में नियम व्यवस्था को चलाने के लिए। ये नई व्यवस्था जिसे हम पहले IPC पढ़ते थे, अब इसको शार्ट फॉर्म में हम लोग हैं BNS, भारतीय न्याय संहिता के रूप में, BNS के रूप में ये लागू हुआ है आज 1 जनवरी 2024 को। जो पहले हमारे IPC में 511 धाराएं हुआ करती थी, उसमें अब इसमें घटोत्तरी करके जो इनका उपयोग अब आज के परिवेश में नहीं हो सकता है, उसको घटा दिया गया है, उनको निरसित कर दिया गया है। इसमें 358 सेक्शन इस समय चल रहे हैं। सामान्य रूप से इसी तरह आगे चल करके हमने जो CRPC जिस पर पूरी व्यवस्था नाचती है, जिस पे पूरा हमारा अपराध को होने पर अपराधी को दंड देने की व्यवस्था जिस पर चलती है CRPC, इसमें भी अमूलचूल परिवर्तन किया गया है। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि इस व्यवस्था में न्याय को कैसे त्वरित गति से, अगर कोई अपराध हुआ तो FIR लॉन्च, क्विक इन्वेस्टिगेशन, रैपिड ट्रायल और रैपिडली जो है कन्विक्शन, शॉर्ट टाइम में हमें कैसे अपराधी को दंड दिलाना है, इस व्यवस्था को इसमें लागू किया गया है। उसके साथ साथ जो आज के मॉडर्न में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो और वीडियो, हमारे पास जो एविडेंस है जिसकी ग्राह्यता को लेकर अमूमन न्यायालय द्वारा प्रतिक्रियाएं आती थी कि ये साक्ष्य में एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन नई व्यवस्था में इसको साक्ष्य के रूप में हम लोगों ने इस बार ये चीजें एडमिट कर ली गई है। और ये अकाट्य साक्ष्य होगा। जैसे हम घटनास्थल पे जाते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है, वहाँ का वीडियो या ऑडियो बना करके वो ऑटोमेटिक सिस्टम से जनरेट होगा और जा करके उन फाइल में वो जब न्यायालय उसको सर्च करेगा तो चीजें दिख रहेगी। तो ये कोई नहीं कहेगा कि नहीं साहब ये रिकवरी के समय ये चीजें नहीं है। वो एट द पॉइंट जो एक्सीडेंट हुआ उस टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और इससे अपराधी निश्चित रूप से दंड पाएगा, वो इसमें कभी बच नहीं सकता है। ये चीजें हम पे भी लागू होती है कि हम भी न्याय व्यवस्था में पूरे निष्पक्ष होकर के कानून की जिन धाराओं का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो ये न हो कि हम कहीं और हों और कहीं एविडेंस और कलेक्ट कर रहे हैं।
पे हम पे भी उसी तरह लागू होता है। सामान्य रूप से आज का जो ऐतिहासिक क्षण है, मैं इस पे आप लोगों को थोड़ा सा जो कॉमन सी चीज है कि कौन सी धारा लगे, तो हमारे विद्वता लोग भाई कहते हैं 323, 504, 506, तो ये है क्या 323? कोई व्यक्ति अगर आपको मारता है, थप्पड़ मारता है, गाली देता है, आपको धमकी देता है, उन चीजों को अब उसी चीज में जब भारतीय दंड में हम 323 पढ़ते थे आईपीसी, अब उसी में हम इसको बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में इसी को पढ़ेंगे 115 बीएनएस, चीज वही है। उसके वर्जन में अब हम नई धारा का किस वे में लेंगे, कौन सी धारा का ये लगा है कि 115 है, तो मत समझ जाइए कि पुरानी धारा का वो 323 है। सेम वे में अगर 324 से सार्वजनिक आती है, उसके लिए बीएनएस की 118A है। बहुत सारे सब सेक्शन भी बड़े हुए हैं, बहुत सारी किताबें आप लोगों को मार्केट में उपलब्ध हैं, आपको नेट में भी उपलब्ध हैं। आप जितना पढ़ेंगे, जो न्याय का कानून का जानकार होगा, अपने माध्यम से अपने जनता को, अपने गांव के लोगों को भी जागरूक करेंगे। इसी तरह आगे 325, जब कोई अंग भंग होता है, नहीं कहते हैं कि हाथ टूट गया, पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर की सेक्शन 325 आईपीसी है, इसमें जो है 117 बीएनएस है। आगे 394 है, 506 धमकी है, 352 है उसका जो है। कुछ और चीजें जो छेड़खानी की है, जो छेड़खानी में 354 अमूमन बोलते हैं 354 हो गया, 354 क्या, उसके लिए बीएनएस में नए सेक्शन जो जोड़े गए हैं, वो उसको 74 बीएनएस के नाम से बोलेंगे। 354A है तो 75 बीएनएस बोलेंगे। इसी तरह महिला के डोमेस्टिक वायलेंस में, घरेलू हिंसा में 498A लगता था, वो आईपीसी की धारा थी, अब उसमें हम 85 बीएनएस लगेंगे। तो ये चीजें कंपैरेटिव बहुत सारी मार्केट में भी है, मैं एक बुकलेट से ट्रांसलेट कर दूंगा, आप पढ़ लेंगे। कानून की जानकारी होने से ही हम आगे के अपराध को रोक सकते हैं। जो आदमी कानून की नहीं जानकारी रखेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसा एक्ट करेगा तो लगेगा तो वायलेशन हमने कर दिया। हमें ये चीजें करने के बाद में हम त्वरित न्याय के संदर्भ में ये बोलेंगे कि हमें बाउंडेड किया गया है टाइम बाउंड, हम विवेचना को लंबे समय तक उसको खींच नहीं सकते, नहीं ये विवेचना चलेगी सालों साल, तो उसकी टर्म बाइंड है, कोई 60 दिन, कोई 90 दिन। अन्यथा की स्थिति में नहीं होगी तो संबंधित हम न्यायालय से परमिशन लेकर के मैक्सिमम जो है 180 दिन तक हम उसकी वृद्धि कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में फिर आपको वो जवाबदेह बनाया गया है, अकाउंटेबिलिटी आपकी फिक्स है, हमारी। जैसे चोरी के मुकदमे में 379 बोलते हैं, 379 हो गया, चोरी हो गया, उसका बीएनएस में 313 का खंड 2 है। अगर हम कोई चीज बरामद करते हैं, चोरी गई सामान, उसका जो है पीसी में 411 होता है, उसमें 317 हुआ। 380 जैसे हम कब्जनी को लिखते हैं, उसमें जो 305 हुआ। इस तरह से सारी चीजें हैं। और जो कानून की जो 420 के बारे में सर ने अभी बताया है, संचालक महोदय ने, तो ये जो चीजें बताई गई है, इसके संदर्भ में एक बहुत बड़ी चीजें भी आप लोगों को सड़क दुर्घटना के संदर्भ में बात आई। बहुत कॉमन सी बात है, रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो पहले जो आईपीसी में 279, 337, 338 लापरवाही को वाहन को हाँकना, चलाना, शिक्षापूर्वक वाहन कार्य करना, इस तरह से। तो इसमें थोड़ी सिंपलाइजेशन था, इस बार ये चीजें बढ़ रही है, लेकिन अभी ये 304 ये भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। सरकार ने इसमें भी रोक लगाया है, लेकिन भविष्य में जो नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलवाते हैं, एक्सीडेंट होता है, उसमें इसका धारा में सजाए और वो आर्थिक दोनों को बढ़ाया गया है। आने वाले समय में भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, तो ये सावधानी बढ़ती है। अपने बच्चों को भी सावधान रखिए, बिना डीएल के गाड़ी, बिना सिक्योरिटी जो हेलमेट या सीट बेल्ट है उसको फॉलो करके न चलावें। महिलाओं से संबंधित अपराध के संदर्भ में प्रॉपर्ली आपको तमाम चीजें, रोज आने की छेड़खानी की बात आती है, बलात्कार की बात आती है, और उसके संदर्भ में ये धारा है। जैसे महिला के संदर्भ में 376 है, जो बीएनएस की धारा 64 है। इसी तरह 376(2) का 64(2) है, उसका 376(3) का 65 है। गैंग रेप का जैसे होते 70 है, 72 है। अलग अलग कैटेगराइज किया गया कि कब कौन सी धारा लगे। कुछ मामलों में जो है एक नया इसमें दंड, जैसे दंड का होता है साधारण कारावास, कारावास, कठिन कारावास, विरुद्ध दंड, आजीवन कारावास। इनमें एक और दंड हमारी नई प्रोविजन में बना है। आपको एक लोग ऐसा
कह लीजिए कि अगर आपने कोई कार्य किया जो खूबसूरत दंड से दंडित है, तो आपको सामाजिक दंड के रूप में दिया जाएगा कि आपके लिए बागवानी की सिंचाई करें, या आप न्यायालय में चल करके साफ सफाई करवाएं, या आप किसी ऐसे जगह पे हो जहाँ पर सार्वजनिक से स्कूल कॉलेज है वहाँ पर था। तो इस तरह से एक नई व्यवस्था में एक छोटा सा दंड और बढ़ाया गया है। हेट स्पीच के संदर्भ में जो आदमी इस तरह से जात लिंग भेद के आधार पर कोई ऐसी बात करता है, जैसे 153 ए हुआ उसके लिए 196 BNS हो गया, 153 बी हुआ 197 ये हुआ, 395 है उसका 299 हो गया, और उसमें एक नई धारा जोड़ी गई है, नवीन धारा 192। तो इसकी विस्तृत आप लोग किताबों के माध्यम से पढ़ पाएंगे तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। जो चीजें नवीन अपराध में जो बढ़ा हुआ है कि भारत में अपराधों की विदेशियों का दुष्प्रेरण, इसके लिए नए सेक्शन में जोड़ा गया धारा 48 BNS, धारा 69 शादी का झांसा देकर के शारीरिक संबंध बनाना। इसके संदर्भ में पुराने में कोई बात नहीं कही गई थी। ये चीजें अब इस बार में वो एक प्रकार का रेप ही है। कोई आदमी ये कहते कि नहीं मैं तुमसे शादी करूंगा, तो आदमी शारीरिक संबंध बनाकर शादी स्वीकार करता है, तो ये धारा जो उसके लिए 69 है, BNS की धारा 69 है। सुपारी देकर बच्चों से अपराध कराना, पैसे देकर के बच्चों से अपराध कराना, धारा BNS की 95 है। एक नई धारा और जोड़ी गई है, मॉब लिंचिंग। कोई ऐसी घटना होता थी जो धार्मिक या जाति आधार पर पब्लिक के द्वारा किसी व्यक्ति को दंड देकर मार दिया जाता है, ऐसे पर कठिन कारावास या आजीवन कारावास की सजा में ये इस नई धारा में जोड़ा गया है। संगठित अपराध के लिए धारा 111, 112 का संगठन इन्हें जोड़ा गया है। आतंकवाद इस कार्य को परिभाषित करते हुए आतंकवादियों के लिए भी दंड का प्रावधान सेक्शन 113 में किया गया है। राज्य के विरुद्ध जो अपराध करता है उसके विरुद्ध धारा 152 और आत्महत्या का जो प्रयत्न करता है उसके लिए धारा 226 का प्रोविजन है। इसी तरह से चेन स्नेचिंग का जो घटना चलते हुए माँ बहन का या किसी का भी चेन स्नेचिंग कर लेती थी, IPC में इसका उल्लेख स्पष्ट न होने के कारण से ऐसा कंफ्यूजन हुआ करता था। इसमें धारा 304 जो है BNS की पंजीकृत हुई है। और आगे के जो कुछ धाराएं हैं जो निर्शित हो गई हैं उनके संदर्भ में बहुत ज़्यादा जरूरत है, जो निर्शित हो गई उसमें बताने की जरूरत नहीं। अब आप सारे लोग अपने अपने गांव के प्रतिनिधित्व करते हैं। हम लोग इस आशा उम्मीद से आप लोगों को बुलाया गया है कि आप एक दीपक की तरह उजाला फैला देंगे, सभी लोगों को गांव में जाकर जागरूक करेंगे। भारतीय जो दंड विधान था जो चेंज होकर के BSNA बना है, जो आपका भारतीय न्याय संस्था, इसके आधार पर आगे की प्रक्रियाएं चलेंगी। मैं आप लोगों का बहुत बहुत समय लिया हूँ, इसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी बातों को संक्षिप्त में समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कानून व्यवस्था बनाया गया है उसमें इस बात को पूरी तरीके से संकलित किया गया है। सबसे बड़ी चीज, पहले जो संगठित अपराध किया करते थे लोग, यानी ग्रुप में समूह में मिलकर जब कोई अपराध कारित की जाती थी तो उसके लिए हमारे IPC में कोई धारा का प्रावधान नहीं था। उसके लिए वो संगठित अपराधियों को दंडित करने के लिए गैंगस्टर एक्ट का सहारा लिया जाता था, लेकिन अब यह व्यवस्था नहीं है। अब जो है आपके दंड संहिता में इसके लिए एक व्यवस्थित धारा बनाई गई है। महोदय, मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का स्वागत करने के लिए अल्हार थाना क्षेत्र के कुछ युवा साथी जो है मूर्ति देकर, हनुमान जी की मूर्ति देकर स्वागत करना चाहते हैं। ठीक, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इन वक्ताओं की कड़ी में क्षेत्राधिकारी चुनार श्रीमान अशोक सिंह जी को कि वो आए और आज इन नई परिवर्तित संहिता पर प्रकाश डालें। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, थाना अल्लाहर क्षेत्र से आए हुए गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधुओं और थाना अध्यक्ष अल्लाहर और थाना अध्यक्ष जमात, आज ये प्रोग्राम जो है जिले के सभी थानों में मनाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने द्वारा थाना अल्लाहर का चुनाव किया गया मार्गदर्शन देने के लिए। इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को हार्दिक धन्यवाद देते हैं तथा आप लोगों ने भी अपना कीमती समय यहाँ पे दिया है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जमालपुरी SHO द्वारा इस संबंध में बहुत विस्तृत जानकारी आपको दी जा चुकी है। अब मैं बीच में बाधक न बनके पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करूंगा कि हम सब लोगों का नए कानूनों के संबंध में मार्गदर्शन करें। यहाँ पर मौजूद सभी संभ्रांत नागरिकगण
जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। पुलिस अधीक्षक महोदय, थाना अमदाहार क्षेत्र से आए हुए गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधुओं और थाना अध्यक्ष अदलाहट और थाना अध्यक्ष जमालपुर, आज ये प्रोग्राम जो है जिले के सभी थानों में मनाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने द्वारा थाना अदलाहट का चुनाव किया गया मार्गदर्शन देने के लिए। इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को हार्दिक धन्यवाद देते हैं तथा आप लोगों ने भी अपना कीमती समय यहाँ पे दिया है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जमालपुरी एसएचओ द्वारा इस संबंध में बहुत विस्तृत जानकारी आपको दी जा चुकी है। अब मैं बीच में बाधक न बनके पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करूँगा कि हम सब लोगों का नए कानूनों के संबंध में मार्गदर्शन करें। क्रांतिकारी दिन है, एक नए युग की शुरुआत है आज। क्योंकि जब कोई चीजें बहुत 60 में अंग्रेजों द्वारा ये 3 कानून, और बेसिकली उसमें सबसे जरूरी जो है वो इंडियन पिनल कोड IPC, जिसको हम लोग दंड संहिता के नाम से जानते हैं, भारतीय दंड संहिता जिसे कहा जाता है, उसके नाम में ही दंड है। वो कानून ही इसलिए बनाया गया था कि वो शासक थे और बाकी लोग जो हैं वो उनकी तरीके से प्रजा के लिए, और प्रजा भी हम नहीं कह सकते क्योंकि राजा जो होता है वो प्रजा की देखभाल करता है और वो उसके हर सुख दुख का साथी होता है। वो हमारा शोषण करने आए, तलवार की नोक पर वो राज करते थे और इस तरीके का उन लोगों ने माहौल पैदा किया कि एक वर्ग तैयार किया उन्होंने, जिसको आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश के अधिकारी होते थे, एक ऐसी खानी तैयार की और उसके माध्यम से इस पूरे समाज को 2 वर्गों में उन्होंने विभाजित कर दिया। आप अक्सर देखते होंगे कि शहरों में सिविल लाइन होता है और वो ज्यादातर शहर का सबसे अच्छा हिस्सा होता है। वहाँ बिजली होती है, सड़कें अच्छी होती हैं, सारे जो तथाकथित जो VIP लोग होते हैं उनके मकान वहीं आसपास होते हैं। ये क्या है? ये उसी सोच का नतीजा है कि भाई हम अलग हैं, हमारा एरिया अलग है, बाकी लोग जो हैं वो हमारे जो नागरिक होते हैं वो अपनी समस्याओं को लेके गांव देहात सुदूर क्षेत्रों में एक याचक के रूप में रहते थे कि साहब हमें जो मिल जाए वो आपकी कृपा है। तो इस तरह का परसेप्शन उन्होंने क्रिएट किया और ये परसेप्शन कैसे बना? ये इन्हीं 3 कानूनों के दम पर बना। अगर आपकी छोटी से छोटी गलती भी हो जाए तो दंड का प्रावधान होता है। आप देखेंगे बहुत सारे अपने धाराओं में नहीं अलग क्योंकि वो धाराएं अब वो पुराना कानून खत्म हो गया है। अगर आपके किसी से विवाद हो गया, हो सकता है कि वो सामान्य विवाद हो आपका, आपने उसको पैसे दिए हैं, अब आप अपना पैसा वापस मांगने गए, उसने कहा था हमको गाली दी, हमारा मुकदमा लिखो। तो कहीं न कहीं इस तरह के दंडात्मक कानूनों से सामाजिक ताना बाना हमारा टूट रहा था। आप देखते होंगे जब हमारे बहुत पहले के समय में जब हमारे गाँव में, आज का नहीं परंतु जो बहुत प्राचीन समय से जो पंचायतों का सिस्टम होता था, जहाँ गांव के संभ्रांत व्यक्ति, गांव के बुजुर्ग व्यक्ति वो न्याय करते थे और एक तरीके से वो सर्वसम्मति से न्याय होता था, नैसर्गिक न्याय होता था कि अगर किसी ने जो दंड दिया है वही ऑन द स्पॉट उसको सजा मिलती थी। ये दुनिया देखती थी कि हाँ इसने गलती की है, उसको दंड मिला। आज क्या होता है, अगर किसी ने कोई घटना कर दी, सपोज किसी ने हत्या कर दी, अब FIR दर्ज होती थी, फिर उसके बाद जब इन नए कानूनों का फेर शुरू होता था, बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो IPC तो समझते थे बट CRPC के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती थी।
कैसे FIR दर्ज होगी, फिर बयान होता था, फिर दोबारा बयान होता था, इतने बार बयान होता था कि आदमी परेशान हो जाता था कि साहब हम मुकदमा लिखवाएं तो हम तो पीड़ित हैं, ऐसा कर रहे हैं जैसे लगता हम ही अपराधी हैं। तो इन सब चीज़ों से आम जनता बहुत परेशान रहती थी। आप अक्सर देखते होंगे समस्या आपकी किसी भी विभाग से हो, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आपको सजा दिलानी है या उसने कोई गलती की है तो वो इन्हीं तीनों कानूनों के घेरे में आता है। पुलिस जो है वो कहने को एक विभाग है, सैकड़ों विभाग है, लेकिन पुलिस विभाग इतना महत्वपूर्ण क्यों लगता है? या आप देखते होंगे कि पुलिस से डर क्यों लगता है लोगों को? क्योंकि दंडात्मक प्रक्रियाएं जितनी होती हैं वो पुलिस के थ्रू होती है। पुलिस उसका एक कड़ी है, ऐसा नहीं है कि पुलिस एकमात्र कड़ी है। सजा देना न्यायालय का काम है। जब वो व्यक्ति जेल में जाता है तो वो कारागार प्रशासन के अंतर्गत होता है, लेकिन सड़क पर जो हमको दिखता है वो वर्दी दिखती है। एक कांस्टेबल अगर खड़ा हो गया वहाँ झंडा लेके तो लोगों को लगता है कि वो पूरा का पूरा आप देखेंगे ट्रैफिक रुक जाता है। तो एक तरफ तो ये हमारे डिसिप्लिन को शो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भय का भाव होता है उसको परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जो सामान्य नागरिक हैं, जो हमारे अच्छे लोग हैं, जो कानून का पालन करते हैं, जो सहयोग करते हैं सामाजिक बदलाव आने में, समाज को सही तरीके से चलाने में, उनके लिए पुलिस मित्र होती है। उनको डर नहीं लगना चाहिए थाने में आने में। पुलिस उनके घर जाए, उनसे उनका सहयोग ले, वो पुलिस का सहयोग दे। और जितने भी व्यक्ति अराजक टाइप के हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, उनको डर लगना चाहिए पुलिस। जो कॉन्सेप्ट होता है पुलिस का वो यही है कि अगर कोई बदमाश व्यक्ति है तो वो थाने के आसपास न दिखे, और जो सम्रांत व्यक्ति है वो देर रात भी अगर 12 बजे चाहे तो सीधे थाने में घुसे, अपनी शिकायत करे या जो भी मशवरा देना है वो दे। लेकिन कई बार आप देखते होंगे उल्टा होता है। हम लोग जब वहाँ ऑफिस में बैठते हैं तो लोग कहते हैं साहब जिंदगी में कभी थाने नहीं गए, आज पहली बार थाना जाना पड़ा। तो हम कई बार पूछते हैं उनसे कि भाई थाना भी तो एक विभाग है, आप टेलीफोन केस कभी जाते हो, आप बिजली विभाग में जाते हो, तो थाने को ऐसा आप क्यों कहते हो साहब थाना कभी नहीं गए, आज मुझे थाना जाना पड़ा। तो ये जो भाव लोगों के अंदर पैदा हो गया है कि साहब थाने गए मतलब बेइज्जती। किसी को बेइज्जत करना हो तो दरोगा जी लाके उसको बैठा दिए थाने में। अब उसका जितना भी अर्जित उसने की होगी समाज में प्रतिष्ठा, और वो 1 घंटे में धूमिल हो गया, ये वो कहेगा साहब अब बचा क्या हमारे। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को बदलने की जरूरत है, और उसके लिए ये जो 3 कानून हैं ये बड़े ही क्रांतिकारी हैं। सेक्शंस वगैरह मैं नहीं जाऊँगा, अभी आपको SHO जमालपुर साहब ने भी बताया, धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे। हर कोई आजकल सोशल मीडिया पे है, यूट्यूब चलाता है, फेसबुक पे देखता है, तो आप वो सेक्शंस को सीख जाएंगे। लेकिन कुछ मोटा मोटी जो बातें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। पहली बात तो नाम का महत्व। पहले था इंडियन पिनल कोड, अब है भारतीय न्याय संहिता। आपको इसमें भारत का टच मिलेगा, आपको इसमें अपनत्व मिलेगा, और दंड की बजाय न्याय पर जोर होगा। ऐसा नहीं है कि जो दंड जो बदमाशी करेंगे अभी अब वो आराम से बैठ जाएंगे, अब तो न्याय संहिता आ गई। उनके लिए दंड ही न्याय है। जो गलती किया है उसको जो दंड मिले उसकी गलती के अनुसार यही समाज का न्याय है। क्योंकि जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो अगर अपने सामने देखता है उसको दंड पाता हुआ तो उसको लगता है हम। कई बार आप देखते होंगे मूछ की लड़ाई होती है गाँव में, आप जमीन का मामला है, पुलिस को कोई लेना देना नहीं है, आप उसको थोड़ा थाने में बैठा देते तो सही हो जाता, दरोगा जी तरह जाके टाइट कर देते तो सही हो जाता। ये सब टाइट करना, बैठा लेना, थोड़ा गरमा देना, ये सब क्या वर्ड है? ये सब आज के समाज में उचित नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति इस तरह से उसके साथ कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं
अपमानित महसूस करता है, उसका पूरा परिवार अपमानित महसूस करता है। अब वो चीजें बदलेंगी। अब पुलिस जब भी जाएगी तो मौके पे पुलिस वीडियो बनाएगी, उसका साक्ष्य पुलिस को देना पड़ेगा कि हमने कब किसकी गिरफ्तारी की, कब, अब किस तरीके के किन परिस्थितियों में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उसको पूरी सूचना देनी पड़ेगी आपको। उसकी वीडियोग्राफी स्टोर होगी, वो न्यायालय तलब करेगी, वो न्यायालय में हमको देना पड़ेगा। थाने में आने के लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। सबसे बड़ी समस्या पुलिस के साथ क्या होती है, आप देखते होंगे साहब FIR नहीं कर रही पुलिस। हमारी गाड़ी चोरी हो गई, पुलिस FIR नहीं कर रही। गाड़ी चोरी हुई थी 1 महीना पहले। अब आपको इस चीज के लिए थाने में आने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप थाने में आते हैं तो आपका स्वागत है, परंतु आप बैठे बैठे भी, जिसको हम लोग कहते हैं FIR, इलेक्ट्रॉनिक FIR आप कर देंगे, वो थाने में आ जाएगा और वो मुकदमा उसकी विवेचना शुरू हो जाएगी। अगला समस्या क्या होती है, क्या मुकदमा तो पुलिस लिख ली लेकिन कुछ कार्य नहीं रही। एक बार भी दरोगा जी आए नहीं मौके पर, कम से कम एक बार आ गए होते तो हमारी इज्जत बच जाती है, पुलिस आई थी कम से कम मौके पर। तो अब वादी जो है इसने मुकदमा लिखाया है, वो वादी को आपको प्रगति देनी पड़ेगी कि आपने विवेचना में किया। ये नहीं कि आप 2 महीना 3 महीने कहलाते रहेगा, उसके बाद अपने FIR लगाते और अरे मामला खत्म हो गया आपका, ये नहीं चलेगा। अब पुलिस को, वादी को सूचना देनी पड़ेगी क्या विवेचना में प्रगति हो रही है, पुलिस क्या क्या कर रही है, वो चीजें लगातार आपको उनको सूचित करना पड़ेगा। और उसके बाद हो सकता है कि वादी कुछ अपनी तरफ से कुछ चीजें बताएगी, हम जरा ये दिखवा लो, जरा वो दिखवा लो, तो उसको भी आपको उस चीज में ऐड करना पड़ेगा। महिला संबंधी अपराधों पे बहुत ज्यादा जोर है। आप देख रहे होंगे जैसे दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद से महिला संबंधी अपराधों को और कठोर दंड बनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में ये आगे कदम है, दंड को और ज्यादा कड़ा किया गया है। अगर कोई सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना होती है तो उसमें मृत्युदंड तक का उसमें प्रावधान है। बच्चों के प्रति जो अपराध होता था उसको बहुत गंभीरता से लिया गया है। और इसमें सबसे खास चीज यह है कि जो साइबर अपराध होते थे, आप जब आके देखेंगे तो छोटे मोटे झगड़े तो बहुत दूर पकड़ते हैं, लेकिन बैठे बैठे आपका अगर 10 लाख का नुकसान हो गया तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन हो रहा है, कोई लुटेरा दिख नहीं रहा है। अगर आपका कोई 10,000 रुपया भी छीन ले आके तो उसकी सनसनी ज्यादा होती है। और अगर दूर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, दूसरे राज्य में, दूसरे देश में बैठा हुआ व्यक्ति आपका लाखों रुपए गायब कर दिया आपके अकाउंट से, आप इधर उधर भटकते रहते थे, आप कहाँ कहेंगे, आप वहाँ जाइए, साइबर हेल्प डेस्क जाइए, आप फरमा थाने जाइए, आपका कान हाथ से मिल जाएगा, आपका FIR होगा। ये सब चीजें बंद हो गई। अब साइबर अपराधों को बहुत ही गंभीरता से लिया गया है, दंड उसमें बहुत ज़्यादा है। और उसकी विवेचना के लिए आप देखेंगे कि हर थाने में हम लोगों ने साइबर हेल्प डेस्क बनाई है, हालांकि अभी तक वो उतनी सक्रिय नहीं हुई है जितनी उसको होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जो हमारे सब इंस्पेक्टर लोग हैं, जो हमारे इंस्पेक्टर लोग हैं, सबकी ट्रेनिंग कराई जा रही है और वो जो संजीदगी है साइबर क्राइम के प्रति वो बढ़ाई जा रही है। क्योंकि जब तक हम किसी क्राइम के प्रति संजीदा नहीं होते, आप देखेंगे कि जब निर्भया कांड हुआ उसके बाद लोगों का बुद्धि खुली कि वहाँ महिला संबंधी अपराध कितनी देखने चीजें होती है। अब इसी तरह हम लोगों का रुझान जो है फ्रॉड पे, आप देखेंगे जमीन 4 आदमी को रजिस्ट्री कर दी गई, उनको भी किए, उनको ना उसको आपस में लड़ रहे हैं। अब जो पैसा लेने वाला वो आराम से बैठा हुआ है, सबसे 2 लाख 5 लाख रुपए ले लिया और बैठा हुआ है आराम से, और वो कभी सीओ साहब के पास जा रहे हैं, कभी अकाल साहब के पास जा रहे हैं, लेकिन मुकदमा लिखा नहीं जा रहा। तो फाइनेंशियल जो फ्रॉड होते थे, साइबर क्राइम होते थे, उन पर अब विशेष जोर दिया जाए। न्यायालय तो कई बार आप सुनते होंगे हमारी जो अधिवक्तागण है वो उस चीज को ज्यादा समझेंगे। आज हड़ताल हो गई, आज कंडोलेंस हो गया, आज वो वकील साहब नहीं आए,
सब लोग तैयार हैं, लेकिन उनके वकील साहब नहीं, उनको पता था कि आ जाएंगे तो फैसला हो जाएगा, तो आ जाएगी नहीं। अब इन चीज़ों पर रोक लगाई गई। 2 बार से ज़्यादा आप एडजॉर्नमेंट नहीं दे सकते, मतलब न्यायालय की प्रक्रिया सिर्फ आप मैक्सिमम 2 बार तक बाधित कर सकते हैं। उसके तीसरे डेट में आपके एब्सेंस में ही न्यायालय जो है फैसला सुना देंगे। पुलिस जब चार्जशीट लगा के कोर्ट में भेजती है तो फिर ये होता है कि अब हुआ क्या उसमें, वो तो चार्जशीट तो जनवरी में चली गई थी, तो कुछ हुआ ही नहीं उसमें। तो न्यायालय को भी 2 महीने का समय दिया गया है कि 2 महीने में आप उस व्यक्ति के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर देंगे। ट्रायल का समय निर्धारित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो न्याय जो हम लोगों को होता हुआ दिखता नहीं था, वही न्याय पुलिस ने, हम लोग क्या न्याय को क्या मानते हैं, उसने अपराध किया, पुलिस उठा के जेल भेज दिया, चार्जशीट लगा दी, यही न्याय हो। बाद में 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद न्यायालय में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता होता। वहाँ वो व्यक्ति छूट जाता है, कोर्ट उसको इज्जत बरी कर देती है साक्ष्य के अभाव में, कई बार पैरवी के अभाव में, कई बार इतने दिनों तक जो वादी होता है वो खुद इतना थक जाता है कि साहब अब जाने हो गया, जितना हमको न्याय मिलेगा उससे ज़्यादा तो हम परेशान हो जाएगा। तो समय बाउंड करने से अब ये चीज़ें हो गई हैं कि व्यक्ति को न्याय होता हुआ त्वरित गति से दिखेगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो मुकदमा लिखवाता है वो कई बार उसको धमकी मिलती है, जैसे कुछ देखा नहीं अपराध मान लीजिए हुआ, अब वो न्यायालय में पैरवी कर रहा है कि उसको घर से न्यायालय जाते समय धमकी मिलती है, भैया मुकदमा वापस ले लो, बयान पलट दो, ये बोल दो। अब इसमें साक्षी की सुरक्षा की बाकायदे स्कीम बनाई गई। जो भी विटनेस ऐसा है, कोई गवाह हो सकता है, वादी हो सकता है, पीड़ित हो सकता है, उसको अगर लगता है कि उसको किसी भी प्रकार की कोई असुरक्षा है, उसको कोई खतरा है, तो वो पुलिस को बताएगा या कोर्ट को बताएगा, भाई हमको खतरा है, हमको सुरक्षा दी जाए, तो उसकी सुरक्षा का भी उचित इंतजाम किया जाए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखते होंगे कि चूंकि न्यायालय में जब मामले लंबे खींचते हैं तो इस दौरान वादी पे प्रेशर डाल के, कई बार सामाजिक प्रेशर भी डाला जाता है, खासकर महिला संबंधी अपराधों में आप देखेंगे कि परिवार वाले ही उस पर प्रेशर डालते हैं, खत्म करो मामला, हो गया, हम लोग की जितना बेइज्जती हो रही है उस वजह से तुम खत्म करो इस चीज़ को। अब वो चीज़ें नहीं होंगी, अब तेजी से मामला आगे बढ़ेगा। महिला को अगर कोई डर है, किसी व्यक्ति को वादी को डर है, तो उसको हम लोग सुरक्षा देंगे। फॉरेंसिक यूनिट हर जगह में मामले में जाएगी, जो हमारा डॉग स्क्वाड होता है, श्वान दल होता है, वो हर मामले में जाएगा। प्रॉपर वीडियोग्राफी, जैसा आप कई लोग अगर इंग्लिश फिल्में देखते होंगे, हॉलीवुड की पिक्चरें देखते होंगे, तो उसमें देखते होंगे पुलिस आती है, किस तरीके से पूरा चारों तरफ टेप लगाती है, वीडियोग्राफी होती है। अब अभी चूंकि सिलेक्टेड मामले में हम लोग करते थे ऐसा, अब हर जगह के मामले में इस तरह की कार्रवाई होगी और उसका साक्ष्य जो है वो कोर्ट में माना जाएगा। आजकल आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो वायरल होता है, ट्विटर पे चल रहा है कि लाठी चल रही है 2 पक्षों में। अभी तक हो सकता है पुलिस को कोई सूचना नहीं है, लेकिन गांव में पत्थरबाजी हो गई, लाठी चल गई, या किसी महिला के साथ कोई अपराध हो गया, इसकी सूचना देने वाला कोई नहीं, वीडियो किसी को मिला, उसने ट्विटर पे डाल दिया। अभी तक ऐसे साक्ष्यों की, ऐसे वीडियो की कोर्ट में बहुत प्रामाणिकता नहीं मानी जाती। कई बार आपको व्हाट्सएप चैट आप दिखाते, देखो साहब हमको धमकी दे रहा है, या देखो हमको प्रलोभन दे रहा है, या अब देखो अब ये व्यक्ति पहले हमसे इस तरह से बात कर रहा था, अब अपने आप को पीड़ित बता रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपके खिलाफ अगर मुकदमा लिख गया है, लेकिन वास्तव में आप ही पीड़ित हो, तो आप व्हाट्सएप चैट दिखाते थे, देखिए साहब ये पहले क्या बात करता था, अब आज कह रहा है कि उसको हम जान से मारना चाहते हैं। तो वो व्हाट्सएप चैट वो भी आपके कोर्ट में मानी जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, व्हाट्सएप चलाता है, फेसबुक पे है, ट्विटर यूज करता है, तो उस चीज़ की जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है उसकी प्रामाणिकता कोर्ट की नज़र में बहुत ज़्यादा है।
आपकी व्हाट्सएप चैट को कोर्ट एडमिसिबल, उसको कोर्ट की भाषा में हम लोग बोलते हैं, तो वो एडमिसिबल साक्ष्य है। और जो सम्मन वारंट लेके जो सिपाही या दरोगा जी घर पे जाते थे आपके, और आप नहीं मिलते थे तो आपके गेट पे चस्पा कर देते थे, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी हो जाएगा। अगर आपको व्हाट्सएप पे उन्होंने भेज दिया वारंट और आपने पढ़ लिया, तो मान लिया जाएगा कि वारंट तामील हो गया। अब आप ये नहीं कह सकते साहब हमें पता ही नहीं था कब पुलिस आई, हम उधर थे, हम तो बनारस से हुए थे। ऐसा नहीं, अगर आपने व्हाट्सएप से उस चीज़ को रीड कर लिया है तो मान लिया जाएगा कि जो वारंट या सम्मान आपको तामील हो गया है, आपको उसका अनुपालन करना है। कोई व्यक्ति न्यायालय की प्रक्रिया को बहुत दिन तक नहीं चला सकता है। भाग गया, कोई अपराधी है, मान लीजिए जेल से छूटा, जेल से अब भाग गया, अब उसकी ट्रायल में वो आ ही नहीं रहा, वो कहीं बिहार झारखंड देश भाग गया। ऐसा नहीं कि न्यायालय की प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी। अब उस पर जब ये जान जाएगी पुलिस कि हाँ ये अपने आप को बचा रहा है, तो फिर उसी की रिपोर्ट लेके न्यायालय उसके एब्सेंस में भी कार्रवाई कर देगी। तो ये बहुत अच्छी चीजें इसमें हैं। और क्योंकि जब कोई इस तरह का बड़ा कदम उठता है तो समय लगता है। अभी हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो भी चीज़ों को सीख रहे हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी गई है। कई बार हो सकता है छोटी मोटी गलतियाँ हो जाएं, धाराओं में कन्फ्यूजन हो जाए, तो आप लोगों को इसीलिए आमंत्रित यहाँ किया गया है कि आप लोग भी इस अपने माध्यम से, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्रांत व्यक्ति हैं, आपकी बात का वजन है आपके क्षेत्र में, तो आप उस चीज़ को फैलाइए, लोगों को बताइए भाई कानून बदल गए हैं। अब ऐसा ना हो कि लोग कहें कि भाई 376 क्यों नहीं लग रही, अब वो 376 है ही नहीं वहाँ पर। और बहुत सारी चीजें जो समय, अब जो कानून 150 साल से ऊपर से चल रहा था, अगर रातों रात को हट जाता है तो थोड़ा समय तो हम लोगों को लगेगा उस चीज को सीखने में, समझने में, नई धाराओं को याद करने में। इस दौरान कुछ हो सकता है प्रक्रियात्मक त्रुटियां हो जाए, उस समय आपका जो सहयोग है वो अपेक्षित है। और हम चाहेंगे कि इस तरह के लगातार आप थाने पर आते रहें, अपने सुझाव देते रहें। कोई दुविधा हो तो उसको पूछ लीजिए, अगर हम लोग को पता होगा तो हम लोग बता देंगे, नहीं पता होगा पूछ के बता देंगे। बट अभी हम लोग सभी एक विद्यार्थी वाले मोड में आ गए हैं कि नए कानूनों को हम लोग सीख रहे हैं। और आज इस तरीके से ये कार्यशाला कहिए, इसको जागरूकता अभियान कहिए, इसके माध्यम से एक नई पहल शुरू हुई है। गांव-गांव में जितने हमारे सम्मानित प्रधान होते हैं, चौकीदार, अधिवक्तागण, पत्रकार बंधु और भी गांव के हमारे सम्मानित लोग होते हैं, उनसे मेरा सादर निवेदन है कि आप लोग आज जो चीज़ें यहाँ पर चर्चा जिस पर की गई है उसको अपने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि लोगों तक फैलाएं और इन नए कानूनों के इफेक्टिव क्रियान्वयन में हम लोगों का सहयोग। सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़ के, लेकिन मैं साथियों, मैं बड़े हर्ष और गर्व के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अब कानून के किताब में कहीं यह नहीं लिखा होगा कि यह धारा जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगी, यह संपूर्ण भारत पर एक साथ लागू होगी। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों से अनुरोध करूंगा कि वो लोग अभी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जाएंगे नहीं। थाना प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा उनको भोजन की व्यवस्था की गई है, लंच की व्यवस्था की गई है। मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अपने अपने स्थान पर आप लोग खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, सब शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे
वो सभी लोग यहाँ पर आकर माननीय पुलिस अधीक्षक द्वारा मैडम आप भी पकड़ लीजिए।